लास्टली हम बात कर रहे थे एसवीएम की और कर्नल की बात हम कर रहे थे। बता सकते हैं शाबाश, कर्नल का आइडिया से हमें क्या फ़ायदा हो रहा था? हमने कहा था एसवीएम के साथ दो चीज़ें हैं, उसकी दो प्रॉपर्टी हैं। एक वो लार्ज मार्जिन क्लासीफायर है, दूसरा वो नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री खुद ही लर्न कर लेता है। आपको बीइंग अ मशीन लर्निंग इंजीनियर आपको उसके अंदर कोई उसके जो हाइपोथेसिस है या जिससे हम जी वैल्यू कंप्यूट करते हैं, या वो जो इक्वेशन जिसे हमने लाइन की इक्वेशन कही, ठीक है, जो भी फार्मूलेशन हम लर्न करने जा रहे होते हैं, जो भी मॉडल हम लर्न करने जा रहे होते हैं, उसके अंदर हायर डिग्री पोलिनोमियल टर्म आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो खुद ब खुद ही उसके अंदर ऐड करेगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आप आइडिया यूज़ करें। किसका आइडिया? ऑफ कर्नल यूज़ करें। आप उसे बताएंगे। अच्छा, लास्ट में मैंने ना आपसे एक प्रोग्राम भी शेयर कर दिया था जिसके अंदर एसवीएम को यूज़ किया जाता है एचओजी फीचर किसी भी इमेज क्लासिफिकेशन की बेसिकली प्रॉब्लम के लिए, कि इमेज से आप एचओजी फीचर एक्सट्रैक्ट करें और उसके बाद क्लासिफिकेशन के लिए आप एसवीएम को यूज़ करें। तो एसवीएम के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। अगर आप एसवीएम को जस्ट लीनियर डिसीजन बाउंड्री लर्न करने के लिए यूज़ करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि पाइथन की जो लाइब्रेरी है ये हमें डिफरेंट एसवीएम के क्लासीफायर प्रोवाइड करता है, डिफरेंट वेरिएंट उसके प्रोवाइड करता है। तो उसका एक वेरिएंट है लीनियर क्लासीफायर का, कि आप जस्ट लीनियर डिसीजन बाउंड्री लर्न करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा इमेज का डाटा है, इसका मतलब क्या है, हम कोई नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री ही लर्न करना चाह रहे होंगे। तो इसका मतलब है हमारा जो मॉडल है उसके अंदर जो हमारा क्लासीफायर है उसके अंदर हाई डिग्री पोलिनोमियल टर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हम खुद तो नहीं ऐड करेंगे, वो अगर आप उसके अंदर जब आप उस फंक्शन को एसवीएम के किसी क्लासीफायर को कॉल करें तो उसके अंदर उसे बता दें कि आपने कर्नल यूज़ करना है, यानी कौन से वाला यूज़ करना है, गॉसियन कर्नल यूज़ करना है, तो आप एक्सप्लिसिटली उसे बताएंगे। ठीक है, तो वो मैंने सिंटैक्स उसका एक्सेप्ट किया है, उसी कोड के अंदर मैंने शेयर किया हुआ, तो प्लीज़ आपने उसे यूज़ करना है। तो अभी कहने का मतलब क्या कि एसवीएम को हम ना सिर्फ लीनियर क्लासिफिकेशन के लिए, नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन कम्प्लेक्स नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री लर्न करने के लिए हम उसे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने ये बात की थी कि आइडिया कर्नल का आइडिया यूज़ होता है। कर्नल का आइडिया क्या है कि डिफरेंट लैंडमार्क्स जो है, जैसे मैंने लास्टली आपको दिखाया था कि फ़र्ज़ किया हमने ये 3 लैंडमार्क्स जो है ना वो फिक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 3 लैंडमार्क्स हैं, इन 3 लैंडमार्क्स को यूज़ करके हम नए फीचर एसवीएम नए फीचर कैसे बनाता है, इस बात को हमने डिस्कस किया था लास्टली। तो इसको हमने ऐसे करके देखा कि कोई भी ट्रेनिंग एग्जांपल है आपकी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वो मेरी एक्स ट्रेनिंग एग्जांपल है। एक्स ट्रेनिंग एग्जांपल के देखें, एक्स ट्रेनिंग एग्जांपल का जो फीचर है ना, इसके अंदर नंबर ऑफ फीचर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ उसके सिर्फ 2 फीचर्स हैं। ठीक है, आप इन 2 फीचर को यूज करके जो आप क्लासीफायर बना सकते हैं ना, वो ऐसा करके हो सकता है थीटा ट्रांसपोज प्लस थीटा ट्रांसपोज एक्स प्लस थीटा नॉट थीटा 1 इंटू x1 थीटा 2 इंटू x2। ये आपका क्या है? क्लासीफायर है ना, ये लीनियर क्लासीफायर है बेसिकली, जस्ट लाइन की इक्वेशन है। वही समझ आ रही है ना बात? तो हमने इसी को यूज करते हैं। ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है, गिवन x इज बिलोंग टू क्लास y इज इक्वल टू 1। अगर ये वैल्यू 0 से छोटी आती है तो y इज इक्वल टू 0। यही बात की थी ना। तो अगर हम कम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री लर्न करने चाह रहे हैं, ठीक है, जिसकी बात हमने लास्ट में की थी कि ये मेरा कोई डाटा सेट ऐसे करके है, ठीक है, ये मेरी पॉजिटिव नेगेटिव एग्जांपल ऐसे करके हैं, तो मैं इस तरह की कोई डिसीजन बाउंड्री लर्न करना चाहूँ, तो इसके लिए ज़रूरी है मैं अपने जो क्लासीफायर है मेरा, इसके अंदर हाई डिग्री पोलिनोमियल टर्म होनी चाहिए, तभी हम किसी नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री लर्न कर सकते हैं। तो हमने कहा हमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अभी तो जस्ट दो डिमेंशन का डाटा है जिसे विजुलाइज कर सकते हैं, लेकिन इमेजेस का डाटा तो बहुत ही हाई डिमेंशनल होता है, तो उसको विजुलाइज करना इम्पॉसिबल है। तो फिर क्या करें कि आपको देख के तो आप नहीं कोई हाई डिग्री पोलिनोमियल टर्म ऐड कर सकते, तो वुड बी नाइस आप एसवीएम पे छोड़ दें, वो खुद ही नए हाई डिग्री पोलिनोमियल टर्म लर्न करने के कॉन्टेक्स्ट में वो खुद ही नए फीचर खुद लर्न कर लें। ठीक है, नए फीचर आपको फीचर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो कैसे लर्न करता है वो कैसे फीचर नए बनाता है, उस आइडिया को हमने डिस्कस किया था कि कर्नल का आइडिया यूज करके कि लैंड मार्क्स आप कुछ फिक्स कर रहे हैं और इन लैंड मार्क्स की ना सिमिलैरिटी फाइंड। फीचर क्या है कि इस एग्जाम्पल की तरह की और चीजें इसके करीब करीब कैसी हैं। ठीक है, यानी कि इन लैंडमार्क से इस इनपुट इमेज की सिमिलैरिटी को फाइंड कर रहे हैं उन्हें, और इन सिमिलैरिटी को ना एज अ फीचर कंसिडर कर रहे हैं, ऐसे करके कि जिस तरह की ये ट्रेनिंग एग्जांपल है, इसी तरह के ये लैंडमार्क्स अगर इनके करीब करीब हैं तो नंबर 1 बड़ा आएगा,
अगर ये एग्जाम्पल इन लैंडमार्क से कहीं दूर है, यानी कि ये जो फीचर है इन लैंडमार्क से दूर दूर है, तो वो एक नंबर छोटा आएगा। यानी कहने का मतलब क्या, हमने ऐसा कुछ लिख दिया F1 इज इक्वल टू, ऐसे कुछ बना लिया था, F1 इज इक्वल टू सिमिलैरिटी बिटवीन योर इनपुट एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल है आपकी जिसके दो फीचर हैं। देखिए अब इससे क्या से ज़्यादा नए फीचर हम क्लासीफायर के अंदर ऐड कर लेते हैं। x1 कामा जी L1 जो पहला लैंडमार्क्स है उससे आप सिमिलैरिटी फाइंड कर लें। तो सिमिलैरिटी फाइंड करने का हमने कहा था जो फंक्शन यूज़ किया था हमने वो था गॉसियन फंक्शन की एक वेरिएशन, जिसके अंदर हम नॉर्मलाइज यानी कि जो फॉर्मुलेशन है नॉर्मलाइज करने के बगैर यूज़ की थी। वो क्या थी कि एक्सपोनेंट माइनस x माइनस L1 की नॉर्म का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। तो इस फॉर्मुलेशन को यूज किया था। और लास्टली हमने ये देख लिया था अगर ये मेरी ट्रेनिंग एग्जांपल एग्जैक्ट इस पोजीशन पे ही है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये पोजीशन है 5 3, ये लैंडमार्क्स है, इसका जो पॉइंट है ये इस पॉइंट पे है, इस लोकेशन पे है, और मेरी एक्स इनपुट भी इसी लोकेशन पे है, तो सिमिलैरिटी क्या आएगी, फीचर वैल्यू क्या आएगी जी, ये जो हमारा फीचर आएगा इसकी वैल्यू क्या आएगी जी, देखे ना सिमिलैरिटी, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, ये याद आ रही है क्या बात थी, ये था समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n नंबर ऑफ फीचर। यहाँ हमारे इस केस के अंदर कितने नंबर ऑफ फीचर है, 2 इनपुट ट्रेनिंग एग्जाम्पल के 2 फीचर है। लैंडमार्क से भी बेसिकली 2 डायमेंशन है, 2 कंपोनेंट है, एक x एक y, हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली। तो आपने क्या करना है x जी x j माइनस L1 j का स्क्वायर, ये है बेसिकली, ठीक है। तो ये वाली फॉर्मेशन, तो मतलब क्या, इस ओवर मैं खोलूं तो इसका क्या मतलब बनता है कि x1 माइनस L1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस L2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू जो भी आएगी ये इसके इक्विवेलेंट होगी। अब देखें जरा, अब अगर दोनों पॉइंट्स एक ही लोकेशन पर पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होगा, दोनों ही 5 5 है, तो आंसर क्या आ गया 0। दूसरा एलिमेंट ये 3 है, इसका भी 3 है, तो आंसर क्या आ गया 0। तो यहाँ वैल्यू क्या आ जानी है इस जगह पे 0, तो 0 का एक्सपोनेंट ए माइनस 0 का, तो आंसर क्या आएगा एक्सपोनेंट ऑफ माइनस 0, तो ये आएगी वैल्यू 1 के बराबर, ठीक है। तो ये आपने एक फीचर लर्न कर लिया। इसी तरह से आपने दूसरा फीचर लर्न किया, वो कैसे के जी, आप यही इसी ट्रेनिंग एग्जाम्पल की जिसका 2 फीचर हैं उससे देखें आप कैसे एक्सटेंड कर रहे हैं। एक एग्जांपल थी, इनपुट फीचर कितने थे, सिर्फ 3 2, अब आप उससे 3 फीचर बनाने जा रहे हैं। कैसे करके, 3 लैंडमार्क्स आपने कुछ फिक्स किए, उनका सिमिलैरिटी फाइंड कर ले कि ये वाला पॉइंट उनके कितना करीब करीब है, यानी हम चाह रहे हैं इसी स्पेस में हमें नए फीचर मिले, ठीक है, वो हम जस्ट फाइंड कर रहे हैं। अब देखें जरा, इस तरह से क्या L2 और यही फॉर्मुलेशन, और इसी तरह से F3 क्या है, सिमिलैरिटी बिटवीन x एंड L3। तो ऐसा करने से आपने 3 नए फीचर बना लिए। क्या मतलब, अब देखें जरा, आपका क्लासीफायर ये था, अब आपने नए फीचर बना लिए। क्या मतलब, फीचर वेक्टर क्या होगा आपका F1 F2 एंड F3, 3 बाय 1 का फीचर वेक्टर बन गया। पहले कितने था, पहले फीचर साइज क्या था 2 बाय 1 का। इसका क्या मतलब है, अब देखें आपका क्लासीफायर थीटा नॉट प्लस थीटा 1, हाँ जी F1 प्लस थीटा 2 F2 प्लस थीटा 3 F3, इसको यूज करेंगे फॉर क्लासिफिकेशन। अब ये देखें, ये कम्प्लेक्स फंक्शन है, इससे कम्प्लेक्स है, इसका मतलब है कोई भी नॉन लीनियर डिस्क्रीट बाउंड्री अब आप उससे लर्न कर सकते हैं। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। ये बात हमने लास्ट में की थी, और फिर मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाई कि देखें जरा जी, ये हमारा फीचर वेक्टर है, ये हमारा क्लासीफायर है, इसको हम यूज करते हैं नॉन लीनियर डिस्क्रीट बाउंड्री। फिर मैंने वो एग्जांपल आपको दिखाई थी, ठीक है, जिसको मैं रिवाइज नहीं करने लगा। लेकिन अब हम इसी बात को आगे लेके चलते हैं। देखें जी, पहली बात ये कि ये जो है ना सिग्मा की वैल्यू, दिस इज वैल्यू इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 2 पैरामीटर है एसवीएम के अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सी की वैल्यू, याद है सी की वैल्यू जी, एक है सी की वैल्यू,
एक थी सी की वैल्यू, सी जिसे हमने कहा दिस इज इक्वल टू 1/λ। सी की वैल्यू अगर बड़ी है, इसका क्या मतलब है, लैम्डा बहुत, सी की वैल्यू बड़ी है, लैम्डा बहुत छोटा है। लैम्डा छोटा होना मतलब रेगुलराइजेशन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ओवरफिटिंग। ऐसे मतलब ओवरफिटिंग मतलब क्या, ट्रेनिंग के दौरान एरर 0, सही है। यानी कि क्या मतलब, मिस क्लासिफिकेशन नहीं हो रही, सही क्लासिफिकेशन हो रही है। ये बात समझ आ रही है ना, ठीक है। और ये हमने कहा था सी की वैल्यू बड़ा करना, हार्ड एसवीएम आप लर्न करने जा रहे हैं। जो आपका क्लासीफायर है वो हार्ड एसवीएम है। सॉफ्ट एसवीएम कैसे होगा जी, जैसे मैं उसका एक सी के कॉन्टेक्स्ट में, इसमें और भी चीजें आती है लेकिन नहीं हो, मैथमेटिकल चीजें हम डिस्कस नहीं करने जा रहे, हम जस्ट सी के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। सी के कॉन्टेक्स्ट में सॉफ्ट एसवीएम क्या होगा कि जिसके अंदर बेसिकली सी की वैल्यू जो है आपकी क्या करेंगे, छोटी कर देंगे। जैसे सी की वैल्यू छोटी करेंगे, ऐसा करने से क्या होगा, रेगुलराइजेशन टर्म जो है या पैरा पे वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए ना, सी की वैल्यू को बड़ा करना ओवरफिटिंग है, सी की वैल्यू का बिल्कुल छोटा कर देना क्या है, अगर मैं सी को इस तरफ लूंगा इसका मतलब क्या है, अंडर फिटिंग। तो इसका मतलब क्या है, सी की वैल्यू को दरमियान में आपको बहुत बड़ी और बहुत छोटी के दरमियान, बीइंग मशीन लर्निंग एक्सपर्ट, आपको खुद से फाइंड करनी जरूरी है। दिस इज जस्ट लाइक अ हाइपर पैरामीटर, जैसे और लर्निंग रेट की हम बात करते थे। अगेन दिस इज इन एसवीएम केस, ये आपका हाइपर पैरामीटर है जिसे आपने, आपका जो वैलिडेशन डाटा सेट है उस पर आपने देखना है कि कौन सी आपके डाटा सेट के लिए कौन सी बेहतर सी की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ना बड़ी तवज्जो से प्लीज इस बात को देखना है। इसी तरह से ये यहाँ पे आ जाती है सिग्मा की वैल्यू। ये देख रहे हैं, मैं जरा थोड़ा सा सिग्मा के कॉन्टेक्स्ट में जा रहा हूँ, ये भी हम बातें कर रहे हैं जी। सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू का बड़ा होना छोटे होने से क्या मुराद है जी। सिग्मा, ये देखें, ये जो फंक्शन है ये क्या हमारा, दिस इज जस्ट लाइक अ गॉसियन फंक्शन विदाउट नॉर्मलाइजेशन टर्म कि हमने ये लिखा है, याद है 1/2 पाई अंडर रूट इंटू सिग्मा स्क्वायर, वो वाली टर्म नहीं ऐड की, बाकी सब कुछ इसके अंदर आपको नजर आ रहा है। इनके नॉर्मलाइज करने के बगैर बाकी सारा फॉर्मुलेशन वही है। यानी कि इस फंक्शन को अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसे करके फंक्शन है, ये ऐसे करके, ठीक है, ये समझ आ रही बात, ये ऐसे करके फंक्शन, ये ऐसे करके फंक्शन, ठीक है। ये आपको मैं इसकी डिफरेंट वेरिएशन दिखा दी सिग्मा की। अगर मैं इसका कंटूर मैप दिखाऊं ना, जैसे स्लाइड्स के अंदर किया है, यहाँ मैं यहाँ बना के भी देता हूँ, बड़ी वजह से देखिएगा। अगर मैं कहूँ मुझे टॉप इसका व्यू दे दे, इसका कंटूर मैप मुझे शो कर दे, तो ये कुछ इस तरह का होगा। हाँ जी, एग्री करते हैं, टॉप पे छोटी वैल्यू फिर बड़ी बड़ी बड़ी। अगर मेरी सिग्मा की वैल्यू देखें जरा, सिग्मा की वैल्यू अगर मैं रखूं 1, आप समझे ये वाला जो केस है ना, ये वाला केस, ये वाला केस है जहां जब सिग्मा की वैल्यू क्या है, 1 है। ये वाला जो जो टाइनी सी इसकी है ना स्प्रेड, ये समझे सिग्मा की वैल्यू है 0.5, और ये जो स्प्रेड सबसे बड़ी है ना, ऐसे समझे ये सिग्मा की वैल्यू है कोई 3। ये बात समझ आ रही है ना, रिलेशन समझ आ रहा है। अगर मैं वेरिएंस की वैल्यू बड़ी करता हूं तो जो है ना इसका स्प्रेड बढ़ जाता है, गॉसियन स्प्रेड, ठीक है। जस्ट लाइक जो भी हमने गॉसियन कर्नल की बात की ना, वही है बात यहाँ पे भी, वैसा ही है ये। क्या मतलब, जैसे ही मैं सिग्मा की वैल्यू बड़ी करता हूं तो इसका स्प्रेड बड़ा हो जाता है। क्या मतलब, दूर दूर वैल्यू को भी ज्यादा अहमियत दी जा रही है। अगर मैं इसकी वैल्यू छोटी कर देता हूं तो इसका क्या मतलब है, बिल्कुल करीबी हमसायों को ज्यादा अहमियत देनी है, उससे ज्यादा आगे जाके उसकी वैल्यू 0 कर देनी, ठीक है। और अगर इन बिटवीन रखता हूं, जैसे मैंने 1 का केस शो किया आपको, तो इसका मतलब है दरमियान में कोई वैल्यू। ये बात समझ आ रही कि नहीं, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि ये जैसे हम सिग्मा की वैल्यू बढ़ाते हैं तो वो फ्लैट हो जाती है, ये कर्व फ्लैट हो जाती है। ये सिग्मा की वैल्यू छोटी करती हैं, ये जो कर्व है इसकी पीक जो है ना वो बड़ी ऊपर तक चली जाती है। बता सकते हैं क्यों होता है ऐसा, ये किस वजह से होता है? हाँ, लेकिन ये क्यों, इसका ये टॉल क्यों हो जाता है? जैसे सिग्मा की वैल्यू छोटी है तो ये टॉल हो जाती है, इसकी पीक टॉल हो जाती है, बता सकते हैं? बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी है ना गॉसियन कर्नल की, गॉसियन फंक्शन की, कि एरिया अंडर द कर्व क्या होना चाहिए, ऑलवेज 1।
इन ऑर्डर टू मेंटेन द एरिया ऑफ अंडर द कर्व 1, वो कैसे मेंटेन होगा, वो टॉल होगा तो फिर मेंटेन होगा ना जब सिग्मा की वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, तो इस वजह से ये आपको इफेक्ट नजर आ रहा है। अब बड़ी तवज्जो से देखिएगा इस बात को। अब मैं ये वाली बात दिखाने लगा, अगर सिग्मा की वैल्यू मेरी 1 है तो इस तरह के होगा, अगर सिग्मा की वैल्यू मेरी 0 है तो ये कंटूर ऐसे करके आपको नजर आएंगे। ये समझ ले, ये वाला केस है 0.5 वाला। इसी तरह से तीसरा केस, जब सिग्मा की वैल्यू बड़ी है, ठीक है, जब सिग्मा की वैल्यू 3 है तो वो ये वाला केस है। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू। अब देखें, अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, फर्स्ट किया मैं कहता हूं ये मेरी वैल्यू है कर्नल की ना, सिमिलरिटी फाइंड करनी है। यहां अभी हमने सिग्मा की वैल्यू, चले ये एग्जांपल करेंगे, ये मेरी ये एल की वैल्यू है और मेरी ट्रेनिंग एग्जांपल मैं ना इसके करीब ही कहीं ले लेता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहां ले लेते हैं, ये मैं कर देता हूँ 8 और वर्टिकली इतना ही रखते हैं ताकि कैलकुलेशन ज़रा आसान हो। ये है मेरी ट्रेनिंग एग्जांपल। चलिए शाबाश, आपने क्या करना है, F1 के साथ आपने डिफरेंस फाइंड करके दिखाना है मुझे, L1 के साथ विद डिफरेंट सिग्मा वैल्यूज, यानी कि ये वाली फॉर्मुलेशन यूज करें, ये वाली, यहां पे सिग्मा की 3 वैल्यू लेनी है आपने। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? सिग्मा की वैल्यू कौन कौन सी लेनी है, प्लीज इसे कंप्यूट करना है आपने भी, कंप्यूट करके मुझे बताना है, कैलकुलेटर यूज करें आप। सिग्मा की वैल्यू क्या है 1, सिग्मा की वैल्यू है 0.5 और सिग्मा की वैल्यू क्या है जी 3, ये 3 वैल्यू। और ट्रेनिंग एग्जांपल मैंने आपको ये दिखा दी है, लैंडमार्क्स 1 ये बताया, इसका मतलब है जस्ट F1 को कंप्यूट करके आपने बताया, इसको F1 को 3 वैल्यू के साथ 1.5 और 3 के साथ, जल्दी जल्दी करें, इसे रोकते जरा पहले। अच्छा जी, अब जरा देखें, अब हमने F1 को कंप्यूट किया है डिफरेंट सिग्मा की वैल्यूज पे, और आपको नजर आ रहा है कि जैसे ही ये स्प्रेड बड़ा होता है ना, देखें जैसे ही स्प्रेड छोटे से बात शुरू कर लें, 0.5 था ना, तो आंसर पता क्या आया है, जस्ट 0 के बराबर। क्या मतलब, यानी कि इसकी पीक, ये पीक के अंदर ही जस्ट वैल्यू, अगर कोई एग्जांपल इस पीक से थोड़ा सा भी दूर है ना, तो जो सिमिलरिटी है ना वो 0 के बराबर है, यानी कि F1 जो फीचर कंप्यूट करेंगे वो 0 के बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर आप सिग्मा की वैल्यू को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, जैसे हमने 1 का केस लिया, उस केस के अंदर स्प्रेड की वैल्यू, जो फीचर की वैल्यू है ना, पहले से बड़ी आ गई। और इसी तरह से अगर सिग्मा की वैल्यू और बड़ी कर देते हैं तो आपके पास जो फीचर की वैल्यू है ना, सिमिलरिटी की जो वैल्यू है, वो एक और बड़ा नंबर आ जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये भी फैक्टर ऐसा है जिसे आपने बीइंग अ प्रोग्रामर, बीइंग अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, आपने खुद सेलेक्ट करना है। अच्छा, एक दो मैं चीज़ें और कहता जाऊँ, एक दो और बातें, इसको कोई प्रूफ करा नहीं कर, लेकिन जैसे ज़बानी बता दूँ। देखिए, जैसे ही मैं सिग्मा की वैल्यू छोटी करता हूँ ना, एकदम से जो वैल्यू के अंदर चेंज आता है ना, मतलब देखिए जरा, अगर मेरी ट्रेनिंग एग्जांपल बिल्कुल इसके ऊपर, अगर मैं कहूँ ये स्प्रेड है, ये वाला स्प्रेड है ना 0.05 वाला, अगर कोई ट्रेनिंग एग्जांपल थोड़ा सा भी इससे दूर करके है, एकदम से क्या होगा, वैल्यू बहुत छोटी आएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि ये बहुत चेंज जो है ना बड़ी तेजी से आता है। जैसे ही वैल्यू कोई थोड़ी सी भी दूर होती है, चेंज एकदम से वैल्यू 0 करीब आ गई, एज कंपेयर टू सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। तो जहां पे भी ऐसी वैल्यू जहां पे एकदम से चेंज आ जाए, यानी कि अगर वो फंक्शन की मैं बात करूं जो एकदम से फ्लक्चुएशन शो करे, ऐसे फंक्शन को हम अगर लर्न कर रहे हो तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं जी शाबाश, इनका ऐसा फंक्शन जो हर ट्रेनिंग एग्जांपल, जिसके अंदर बड़ी फ्लक्चुएशन है, जो हर ट्रेनिंग एग्जांपल पे फिट हो रहा है, ओवर फिटिंग। इसका मतलब सिग्मा की वैल्यू छोटा होना ओवर फिटिंग को कॉज करेगा। जैसे मैंने ये, इसको कोई प्रूफ वगैरह नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ऐसे बता, सिग्मा की वैल्यू का स्मॉल होना, ठीक है, अगर सिग्मा की वैल्यू छोटी है तो ओवर फिटिंग हो गई। इसी तरह से सिग्मा की वैल्यू अगर लार्ज है तो फिर क्या होगा, अंडर फिटिंग होगी। इसका क्या मतलब है, आपको बीइंग अ मशीन लर्निंग इंजीनियर इन बिटवीन कोई वैल्यू जो है ना वो सिलेक्ट करनी है सिग्मा की। ठीक है, तो दीज आर 2 हाइपर पैरामीटर जिनका आपने ख्याल करना है जब आपने एसवीएम को यूज करना है। ठीक है, एक बात तो ये होगी। अच्छा चलें, अब जरा ये पैरामीटर की मैंने बात कर दी, अब जरा आखिरी बात करने लगा हूँ। ठीक है,
कुछ स्लाइड्स पे दिखाना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली यार हम स्लाइड पे कुछ नहीं दिखा रहे। अच्छा जी, ये 3 फीचर रखे मैंने, 3 कर्नल लिए और 3 हमने फीचर फाइंड कर दिए। तो ये क्या इससे कोई बेहतर तरीकाकार हो सकता है कर्नल सिलेक्शन का, इनके ऐसे पॉइंट्स जिनसे हम सिमिलैरिटी फाइंड करें? जी प्लीज बड़ी तवज्जो से इस बात को जी। तो उसका जवाब है हाँ जी है तरीकाकार। वो आइडिया क्या है, बड़ी ही तवज्जो से प्लीज इस बात को देखना। देखें जी, जितनी आपकी ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये मेरा डेटा सेट है, बड़ी तवज्जो से देखें जी, ये मेरा डेटा सेट, इसके अंदर 10 ट्रेनिंग एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इनमें से कुछ नेगेटिव एग्जाम्पल होंगी, जैसे मैं कह दूं ये मेरी 5 नेगेटिव एग्जाम्पल थी, बाकी जो ब्लैक डॉट्स है ना वो मेरी पॉजिटिव एग्जाम्पल थी, ठीक है, सही है। तो इसके अंदर हम जो है कर्नल फिक्स करना चाह रहे हैं, ठीक है, नए फीचर लर्न करना चाह रहे हैं बेसिकली। तो हम इसके अंदर जो लर्नर जो कर्नल है या लैंडमार्क्स हैं वो हम कैसे फिक्स करें, ठीक है, लैंडमार्क्स हम कैसे फिक्स करें। तो उसके लिए आइडिया ये यूज़ किया जाता है कि जितनी आपकी ट्रेनिंग एग्जाम्पल है ना, इन सभी ट्रेनिंग एग्जाम्पल को यूज़ कर लें एज अ लैंडमार्क्स। उमर का लास्ट क्लास के अंदर सवाल था कि लैंडमार्क सिलेक्शन हम कैसे करते हैं। तो लैंडमार्क सिलेक्शन कैसे करते हैं कि आपकी जितनी ट्रेनिंग एग्जाम्पल है ना सभी को लैंडमार्क्स कंसिडर कर लें। ये बात समझ आ रही है? यानी कि इसके अंदर 10 एग्जाम्पल थी ट्रेनिंग एग्जाम्पल, सही। तो लैंडमार्क्स कितने हो गए? 10 ही हो गए। बड़ी तवज्जो से प्लीज इस बात को देखना है। इसका मतलब है जो फीचर वेक्टर बनेगा ना, आज दो ये ट्रेनिंग एग्जाम्पल है, इसके 2 फीचर हैं। अब आप जो नए फीचर बनाएंगे, जो आप नया क्लासिफायर बनाएंगे, उसके अंदर जो नंबर ऑफ फीचर होंगे वो कितने होंगे? वो 10 होंगे, ठीक है। ये कैसे करके जरा एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। देखिए जी, मैं कहता हूं मेरी पहली ट्रेनिंग एग्जाम्पल इसी लैंडमार्क से, ये मेरा पहला लैंडमार्क है। क्या मतलब? लैंडमार्क नंबर 1 इज इक्वल टू ट्रेनिंग नंबर 1, सही है, ठीक है जी। अब आपने, मैं पहली ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए ना, पहली ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए x के लिए, x1 के लिए क्या फाइंड करना चाह रहा हूं? नया फीचर वेक्टर लर्न करना चाह रहा हूं, फीचर्स फाइंड करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? जी शाबाश। F1 वो कैसे आएगा? फाइंड द सिमिलैरिटी बिटवीन x1 एंड L1, ऐसे ही आएगा ना। फिर फीचर नंबर 2 वो कैसे आएगा? फाइंड अ सिमिलैरिटी बिटवीन फर्स्ट ट्रेनिंग एग्जाम्पल एंड L2। इसी तरह से जी शाबाश। F10 कैसे आएगा? फाइंड अ सिमिलैरिटी बिटवीन x1 एंड L10। शाबाश। अब आपसे मेरा सवाल, ये वैल्यू क्या आएगी जी? F1 की वैल्यू क्या आएगी? आंसर क्या आएगा? शाबाश, क्या आएगा? 1 क्यों आया? क्योंकि वो एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे है ना। सिमिलैरिटी बिटवीन एग्जांपल नंबर 1 एंड कर्नल नंबर 1 वो क्या है? मैक्सिमम है, ठीक है। डिफरेंस उनके अंदर है ही कोई नहीं। इसका क्या मतलब है? इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। बाकी फीचर वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी? अगेन 1 से छोटी ही आएंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा उससे दूर है। तो इस तरह से कोई डिफरेंट वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग आ गई, ठीक है, इन सभी फीचर्स के बारे में। तो अब मैंने फीचर वेक्टर क्या बन गया? देखें जरा, F1 कैसे बनेगा? इसके अंदर क्या वैल्यू होगी? ये है 1, ये क्या वैल्यू? ये कोई और वैल्यू होगी, ठीक है। ये मैं ऐसे कुछ लिख देता हूँ, कोई रैंडम वैल्यूज। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आएगी 0.25, ऐसे ही कुछ और वैल्यूज यहाँ पे 0.7 एंड सो ऑन, ऐसी कोई वैल्यूज, ठीक है। 0.525 लिखा मैंने एंड सो ऑन, आखिर पे 0.7। तो ये मेरा नया फीचर वेक्टर बन गया, जिसकी डायमेंशन क्या है जी? बताएं जरा, शाबाश। देखिए ये x था ना इनपुट हमारा x, इसकी डायमेंशन क्या थी? x1 x2, 2 फीचर थे, 2/1 का फीचर वेक्टर। तो ये वेक्टर कितना बन गया? 10/1 का। ये समझ आ गया? अब मैं कहने का मतलब, अब ये मेरा क्लासीफायर था ना, θ0 प्लस θ1 x1 प्लस θ2 x2
आफ्टर अप्लाइंग द आइडिया ऑफ कर्नल, अब देखिए जरा, अब हमारा फीचर वेक्टर क्या क्लासीफायर कैसे बन गया, थीटा 1 F1 प्लस थीटा 2 F2 प्लस थीटा 3 F3 एंड सो ऑन अप टू थीटा 10 F10। अगर ये ग्रेटर है इक्वल टू 0 के, देन वी प्रेडिक्ट y इज इक्वल टू 1, अदरवाइज y इज इक्वल टू 0। ये बात समझ आई? तो ये सही बात। और इसी तरह से अब ये आपने ट्रेनिंग नंबर 1 के फाइंड, इसी तरह से ट्रेनिंग नंबर 2 का क्या होगा बता सकते हैं? ट्रेनिंग 2 का क्या होगा जी? ट्रेनिंग 2 की मुझे F2 की वैल्यू बताएं जरा, शाबाश। ट्रेनिंग नंबर 2, ट्रेनिंग एग्जांपल है मेरी 2, शाबाश, उसकी वैल्यू ये क्या आएगी 1 एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे। चलिए, ये मेरा ख्याल सारा कुछ है, कर्नल की फीचर की बात भी कर ली है, सिमिलरिटी की बात कर ली, किसी हद तक हमने वेरिएंस को भी डिस्कस कर लिया। अच्छा, जस्ट एक दो बातें और, फॉर एग्जांपल अगर हमने मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करनी है जी, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करनी है, तो बड़े सारे पैकेजेस ऐसे हैं जो हमें SVM के ऐसे फंक्शन प्रोवाइड करते हैं जिनको यूज़ करके हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास SVM है क्लासीफायर, लेकिन वो बाइनरी क्लासिफिकेशन करता है, तो क्या उसे किसी तरह से हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? जी शाबाश, बताएं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम था, उसे हमने यूज़ किया किस मकसद के लिए? बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन। उसको यूज़ करके हमने मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था कि नहीं? ये बताएं मुझे। जी शाबाश, किया था। कैसे किया था? याद आ रहा है? 1 वर्सेस ऑल। ठीक है, जिस तरह 1 वर्सेस ऑल मेथड वहां पे अप्लाई किया था ना, बिल्कुल वही एल्गोरिथम आपने SVM केस के अंदर भी अप्लाई कर लेना। ठीक है, ठीक है, उसकी वजाहत नहीं मैं कर रहा, लेकिन आपने डिटेल उसकी देखी है, स्लाइड्स के अंदर इसको कुछ डिस्कस भी किया, तो आप उसे वहाँ से देख लीजिए। ठीक है जी, तो ये मोरलेस था सारा SVM के बारे में। प्लीज़, आपको मैंने एक एग्जांपल ऑलरेडी शेयर की हुई है क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम के लिए, आप किस तरह से फीचर एक्सेप्ट करते हैं और कैसे SVM को यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ आपने अपनी प्रॉब्लम के लिए उसे यूज़ करें। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, दूसरा टॉपिक आज की क्लास के हवाले से। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जी, क्लासिफिकेशन बड़ी तवज्जो से प्लीज बात करें। इसके मोटिवेशन के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी सारी एग्जांपल्स हैं जहां आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन लाजमी करना चाह रहे हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार को हमने पहले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था। सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर सबसे जो बुनियादी एक कंपोनेंट है ना, देखिए उस एल्गोरिथम के अंदर ना, जिसकी वजह से सेल्फ ड्राइविंग कार हो रही है, उसके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से एक बुनियादी और मेन कंपोनेंट है, वो पता क्या है? वो है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का। कि सबसे पहले हमने गाड़ी को एक्सेलरेट करना है या गाड़ी को स्टॉप करना है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए गाड़ी के सामने कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ठीक है, और उसके बाद बाकी डिसीजन मेकिंग होगी कि हाँ जी एक्सेलरेट करना है या नहीं करना। ठीक है, या स्टीयरिंग को किसी डायरेक्शन के अंदर मूव करना है या नहीं करना, बाकी बातें बाद में होंगी। ठीक है, तो पहला बुनियादी काम क्या है कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करें, तो वो कैसे करते हैं जरा उसके वाले से बात कर लेते हैं। देखें, अभी तक हमने क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को देखा है। क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम के अंदर क्या है बेसिकली, कि आपको एक इमेज दे दिया जाता है, उस इमेज के ऊपर आप ये देखते हैं कि इसके अंदर वो कंसर्न ऑब्जेक्ट है कि नहीं। कैट डिटेक्शन की हमने बात की, तो इनपुट इमेज पे क्या था, हमने बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे थे। इनपुट इमेज जो है उस पर अगर कैट है तो आउटपुट आती थी 1, अगर कैट नहीं है तो आउटपुट आती थी 0। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से इसकी एक्सटेंशन क्लासिफिकेशन विद लोकलाइजेशन, ये हमारी दूसरी प्रॉब्लम। इसका क्या मतलब है? इमेज के ऊपर एक ही ऑब्जेक्ट है, अब आपने क्या करना है, अगेन पहले तो आपने ये देखना कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं, क्लासिफिकेशन कर लिया आपने, प्लस इस ऑब्जेक्ट को जो इमेज के ऊपर है उसे लोकलाइज भी कर लें। क्या मतलब? उसके इर्द गिर्द बाउंडिंग बॉक्स भी ड्रॉ कर। जैसे ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट था, इसके इर्द गिर्द इस तरह का मैंने बाउंडिंग बॉक्स ड्रॉ किया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन विद लोकलाइजेशन। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जो है इसकी एक्सटेंशन है फर्दर, वो क्या है? वो ये है कि एक इमेज है
उसके ऊपर मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे कोई कार है, यहाँ पे कोई ट्री है, यहाँ पे कोई ट्रैफिक सिग्नल है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है। और अब ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिथम बेसिकली क्या करेगा, इन सारे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट भी करेगा और एट द सेम टाइम सारे ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द बाउंडिंग बॉक्स भी ड्रॉ कर दे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। सही है जी, ये बात समझ आ गई। अच्छा जी, यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो क्लासिफिकेशन है या क्लासिफिकेशन विद लोकलाइजेशन है, इसके अंदर जो इनपुट इमेज है ना, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है, जबकि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर जो इनपुट इमेज है उसके ऊपर मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अच्छा जी, अब जरा फर्दर आगे मूव करते हैं। अब मेरे पास एक देखिए जी, बात फिर शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन। अब देखने लगे, अब हम करने क्या लगे हैं, क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को ना मॉडिफाई करने लगे हैं। किस काम के लिए, कि कैसे हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है, स्टार्ट हम करेंगे क्लासिफिकेशन से, उसके बाद क्लासिफिकेशन विद लोकलाइजेशन से, और उसके बाद एक्सटेंशन इसकी करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखें जी, आपने क्या किया अभी तक, न्यूरल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में पहले मैं बात करूंगा, फिर उसके बाद क्लासिकल जो अप्रोच है ना ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की, उसकी मैं बात करूंगा। देखिए, हमने अभी तक क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को यूजिंग न्यूरल नेटवर्क या कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क कैसे सॉल्व किया था, कि ये मेरा न्यूरल नेटवर्क है या कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, इसे आप इनपुट इमेज देते थे, तो ये मुझे बता देता था 0 और 1 फॉर्म के अंदर के इस इमेज के अंदर वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं। सही है। अब मैं इस प्रॉब्लम को अगर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की तरफ ले जाऊं, क्या मतलब, मैं कहता हूं मेरे पास 3 तरह के ऑब्जेक्ट हैं, पर्सन है, दूसरा कार है, और तीसरा और चौथा क्या है, बैकग्राउंड। ठीक है, इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करना चाह रहा हूं, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम। जी शाबाश, मुझे बताएं कि मेरे आर्किटेक्चर के अंदर क्या चेंज आएगी। इनके अगर मैं इसकी आखिरी लेयर दिखा दूं, इसकी लेयर्स हैं काफ़ी सारी, चलिए न्यूरल नेटवर्क में बना देता हूं। इसकी आखिरी जो लेयर थी ना अभी, इसके अंदर क्या था, एक न्यूरॉन था, जिसकी वजह से आपने क्लासिफिकेशन की। ऐसे ही है ना, एक न्यूरॉन होगा जिसके ऊपर आपने सिग्मॉइड फंक्शन को अप्लाई किया होगा, यूज़ किया होगा, तो उसके बाद आपने बाइनरी क्लासिफिकेशन कर दी। जी, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करनी है, शाबाश। 4 इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, और कौन सा फंक्शन यूज किया, एक्टिवेशन सॉफ्टमैक्स। ऐसा करने से चारों की चारों आपने क्लासिफाई कर लिया। ठीक है, इसका लेबल क्या होगा, यानी कि इनपुट क्या होगी इसकी, ये इमेज एक्स ऐसे ही है, लेबल क्या होगा राइट जी, लेबल क्या होगा। फर्ज किया मैं कहता हूं इसकी गाड़ी है इसके अंदर जी, शाबाश। 1 हार्ट इनकोडिंग वेक्टर, वो क्या है 0 1, ये एज अ लेबल आपका डील होगा। अच्छा जी, अब इस प्रॉब्लम को ये थी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम। ठीक है, अब मैं इसे लोकलाइजेशन की प्रॉब्लम, क्लासिफिकेशन विद लोकलाइजेशन के साथ डील करना चाह रहा हूं। अब मुझे क्या चेंज करनी पड़ेगी, आर्किटेक्चर वाइज और लेबल वाइज, शाबाश बता सकते हैं। यानी कि जैसे आपको अभी यहाँ मैंने बताया क्या है, हमें लोकल, ये तो ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद इसे लोकलाइज भी कर, तो लोकलाइज करने का क्या तरीकाकार है,
कि जस्ट बाउंडिंग बॉक्स ड्रा कर दो इस ऑब्जेक्ट, जैसे ये है, ये इमेज है मेरा, ये इसकी ओरिएंटेशन, ये इसकी पहली पोजीशन यहाँ से शुरू होती है ना, इस तरफ मेरा एक्स है, इस तरफ मेरा वाई है, इसका यहाँ कहीं सेंटर होगा, ये मेरा बाउंडिंग बॉक्स है, इसका ये 4 पॉइंट्स है ना, ऐसे है ना, 4 पॉइंट से मैं इसकी बाउंड्री को शो कर सकता हूँ, ऐसे है ना। अच्छा, या तो मैं इसे ऐसे करके शो करूं, अच्छा जी, मैं बात कर रहा था इस बॉक्स की इंफॉर्मेशन को हमें अपने लेबल के अंदर ऐड करना है, ठीक है, तो वो कैसे ऐड होगी, देखिए ना, ये तो ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन है ना, तो इसी लेबल के अंदर हमें ऐड करना है बॉक्स की इंफॉर्मेशन। तो बॉक्स की इंफॉर्मेशन 2 तरह से हम कलेक्ट कर सकते हैं, एक तो इनके चारों कॉर्नर की इंफॉर्मेशन हम ले लें कि ये वाला पॉइंट इस इमेज के पर्सपेक्ट, इस इमेज के हिसाब से किस पोजीशन पे है, इसकी रो और कॉलम की वैल्यू क्या है, इसकी रो की कॉलम की वैल्यू क्या है, इसके रो और कॉलम की वैल्यू क्या है, इसके रो। लेकिन लोग ना जनरली एक और तरीका भी बनाते हैं, इस ऑब्जेक्ट के ना सेंटर, मतलब ये वाला सेंटर, इसकी पोजीशन क्या है, जिसे मैं अभी शो करने लगा, जिसे कहते हैं बी एक्स और बी वाई। और सेंटर को क्यों लेते हैं, इंशाल्लाह मैं अगली क्लास के अंदर आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि क्यों लोग बजाय के चारों कॉर्नर को लो, कॉर्नर को यूज करें, इंस्टेड ऑफ दैट लोग ऑब्जेक्ट के सेंटर को कंसिडर करते हैं एज अ वन पॉइंट, और उसके बाद इसकी हाइट को डी एच जिसे कह रहा हूं बॉक्स की हाइट, और इसी तरह से बॉक्स की विड्थ को कंसिडर करते हैं एज अ बॉक्स की डायमेंशंस। ठीक है, ये बात समझ आ रही कि नहीं। जैसे मेरा ये इमेज है, इसका कॉन्टेक्स्ट में जरा शाबाश में बताएं, ये पोजीशन क्या हो सकती है, अगर मैंने बिल्कुल सेंटर में इस ऑब्जेक्ट को रखा है, ये ऑब्जेक्ट सेंटर में है, तो मैं कह सकता हूँ ये 0.5 इंफॉर्मेशन है इसकी बॉक्स की, dx इंफॉर्मेशन क्या है 0.5, इमेज के सेंटर में करी है, ठीक है, इस तरफ से 0.5, ठीक है, जो भी लोकेशन हो, जितनी भी, यानी फॉर एग्जांपल ये 100 बाई 100 का है, तो इससे मैं कहता हूँ 50 लोकेशन है। और इसी तरह से हाइट वाइज जो है, यहाँ से काउंट करें तो ये हाइट वाइज मैं अगर कह दूँ तो ये कोई 0.7 है, ऐसे है कि नहीं। अगर मैं कहता हूँ 1 बाई 1 का इमेज है तो ये 0.7 पे है, सही है। इसी तरह से अगर आप इसकी हाइट को नोट करें तो ये इमेज के कोई 50% है हाइट शायद। इस तरह अगर विड्थ को देखें तो विड्थ भी शायद कोई 60% है, ठीक है, तो 0.5 में कह देता हूँ और 0.6 कह देता हूँ, क्या ख्याल है, सही है। तो अब मैं इस ये मेरा इमेज था, ये मेरा इमेज है x, इसका मैं लेबल बनाने लगा हूं, बड़ी वजह से देखिएगा, बाय कंसिडरिंग दीज 4 क्लासेस, ठीक है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है, अल्टीमेटली उस तरफ जाना है हमने जी। तो ये इसका जो मेरे पास y लेबल बनेगा वो कैसा बनेगा जी, जी शाबाश बताएं, इस वाली एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में जी। पहली बात, पहली जगह पे क्या आएगा, अगर मैं चीज़ें फिक्स करने लगा, और ये में ना एक एल्गोरिथम है बड़ा मशहूर मारूफ, जिसका नाम है यू ओनली लुक वंस, योलो, ठीक है। उसका कंपैरिजन इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर ही हम करेंगे स्लाइडिंग विंडो के साथ ना, तो आप देन आपको समझ आएगी यू लुक ओनली वंस का क्या मतलब है, ठीक है। तो उसके अंदर लेबल बनाने का जो तरीकाकार है वही मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। उसके अंदर क्या है बेसिकली, सबसे पहले क्या रखना है आपने, क्लास की प्रेडिक्शन, तो कोई क्लास है कि नहीं इमेज के ऊपर, कि इमेज के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बाउंडिंग बॉक्स की इंफॉर्मेशन, उसके बाद C1 C2 और C3, क्या मतलब 8 बाई 1 डायमेंशनल वेक्टर बेसिकली आपने डिफाइन करना है, किसके लिए, इस क्लास के, इस इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो लेबल वेक्टर है उसके, ये समझ आई बात। तो ये वैल्यू क्या आएंगी, देखें जरा, इस इमेज के लिए देखें जरा, इस इमेज के लिए, ये जो इमेज है इसके लिए क्या है, पीसी की वैल्यू क्या है, हाँ जी, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, कौन से वाला, कौन से वाला है, कार वाला। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ डालनी है आपने, ये 3 ऑब्जेक्ट है ना, ये है पर्सन के लिए, ये है जी कार के लिए, और ये क्या है मोटरसाइकिल के लिए। तो बैकग्राउंड के लिए कहां से डील होगी, इसी लोकेशन से होगी। अगर मैं इसकी वैल्यू 0 डाल दूं, इसका क्या मतलब है, इन तीनों ऑब्जेक्ट में से कोई भी नहीं, 0 डाल दूं, इसका क्या मतलब है, इन तीनों ऑब्जेक्ट में से कोई भी नहीं, 0 डाल दूं, इसका क्या मतलब है, इन तीनों ऑब्जेक्ट में से कोई भी नहीं, 0 डाल दूं, इसका क्या मतलब है, इन तीनों ऑब्जेक्ट में से कोई भी नहीं, 0 डाल दूं, इसका क्या मतलब है, इन तीनों ऑब्जेक्ट में से कोई भी नहीं, 0 डाल दूं, इसका क्या मतलब है, इन तीनों ऑब्जेक्ट में से कोई भी नहीं, 0 डाल दूं, इसका क्या मतलब है, इन तीनों ऑब्जेक्ट में से कोई भी नहीं, 0 डाल दूं, इसका क्या मतलब है, इन तीनों ऑब्जेक्ट में से कोई भी नहीं, 0 डाल दूं, इसका क्या मतलब है, इन तीनों ऑब्जेक्ट में से कोई भी नहीं, 0 डाल दूं, इसका क्या मतलब है, इन तीनों ऑब्जेक्ट में से कोई भी नहीं, 0 डाल दूं, इसका क्या मतलब है, इन तीनों ऑब्जेक्ट में से कोई भी नहीं, 0 डाल दूं, इसका क्या मतलब है, इन तीनों ऑब्जेक्ट में से
ठीक है, तो ये चारों क्लासों को हम डील कर लेंगे। तो यहाँ पे ये क्या वेक्टर बनेगा, जरा ये इंटरेस्टिंग देखने वाली बात जी। फिल करें शाबाश इसको। ये वैल्यू क्या आएगी 0.5, ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी 5, 0.6, ये हाँ जी 0, 1, 0। समझ आ गई बात। अच्छा, अब मैं अगर आपको ये कहूं, ये समझ आ गई। अब यानी कि ये इस उस x के लिए ये मेरा y लेबल है। एक बात तो ये हो गई, ठीक है, ये मैंने ट्रेनिंग एग्जाम्पल की बात की है। अच्छा, इसी तरह से अब मुझे ये बताना है आपने, अगर मेरे पास कुछ ऐसा इमेज है, ये इमेज है जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मुझे y लेबल बता सकते हैं, y वेक्टर बता सकते हैं। इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारा कंसर्निंग ऑब्जेक्ट कोई नहीं है जी साहब, 0, वेरी नाइस। यहां पे 0 और उसके बाद क्या लिखने की जरूरत है, कुछ नहीं, डोंट केयर, कोई जरूरत नहीं है। ये डोंट केयर का क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूं, यानी गार्बेज वैल्यू है इसके अंदर पड़ी, बस ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों कह रहा हूं अभी बताता हूं आपको, ठीक है, ये समझ आ गई बात। ये मैंने आपको डाटा सेट के कॉन्टेक्स्ट में बताया कि ये चेंज करने की जरूरत है, लेबल ऐसा होना चाहिए। चलें जी, आप आर्किटेक्चर वाइज क्या चेंज करने की जरूरत है जी, आर्किटेक्चर वाइज क्या चेंज करने की जरूरत है जी शाबाश। ये 4 आउटपुट्स आप कितनी होनी चाहिए 8, कितने न्यूरॉन लगा दें 8, 4 और ऐड कर दें, ठीक है। तो ऐसे अगर हम 4 और न्यूरॉन इसके अंदर ऐड करें तो ये 8 आ गए। पहली आउटपुट किसके कंसर्न होगी, पीसी, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये इन एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग ऐसे ही है, और उसके बाद C1, C2, C3, एग्री थी, ठीक है, क्लियर है बात। पहली प्रिडिक्शन करनी है हमने ना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए ऑब्जेक्ट है कि नहीं। कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करेंगे जी, यहां पीसी की वैल्यू आनी है, क्लास है कि नहीं, हाँ या ना के अंदर बताएं, 1 या 0 के कॉन्टेक्स्ट में बताएं, शाबाश सिग्मा 8, सही है। बड़ी तवज्जो से देखनी, बड़ी अहम इंपॉर्टेंट बातें मैं कर रहा हूं यहां पे। अच्छा जी, इन 4 एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग जिन्होंने करना है क्या है, Vx, Vy, Vh और Vw कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें प्रिडिक्ट करके देनी है जी। Z हमने कंप्यूट कर लिया, उसके बाद क्या कोई एक्टिवेशन कंप्यूट करने की जरूरत है। ये देखें, ये कर क्या रहे हैं हम, ये वैल्यू क्या कर रहे हैं हम, ये क्या कर रहे हैं, जस्ट हम रिग्रेस कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है, कोई क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे, यानी कि जस्ट Z की वैल्यू को ऐसे ही चाह रहे हैं, जो भी नंबर आए उससे हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं। इसका क्या मतलब है, Z कंप्यूट करें, उसके बाद कोई एक्टिवेशन फंक्शन ना लगाएं, जैसे रिग्रेशन के अंदर करते थे हम बाउंडिंग वहां से रिग्रेस करना चाह रहे हैं, वो क्लासिफिकेशन तो नहीं आएगी ना, आप जस्ट ये चाह रहे हैं उसकी सेंटर पोजीशन कहाँ करके है वो बता दो, तो बेतहाशा वैल्यूज हैं, इसका मतलब रिग्रेस करना चाह रहे हैं आप, सही है। अच्छा, इसी तरह से ये चारों वैल्यू इसके इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोई C कंप्यूट करने के बाद कोई आपने एक्टिवेशन अप्लाई नहीं करनी। व्हाट अबाउट दीज 3 वैल्यूज जी शाबाश, C1, C2 और C3 के बारे में क्या ख्याल है। यहां पे क्या करेंगे हम जी, आर्किटेक्चर वाइज Z कंप्यूट किया, उसके बाद जी शाबाश, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है हमारी, ऐसे ही है ना, सॉफ्ट मैक्स, शाबाश। इन 3 यूनिट्स पे क्या अप्लाई कर देना है, सॉफ्ट मैक्स। समझ आ गई बात, ये आर्किटेक्चर वाइज चेंज। अब लॉस फंक्शन क्या होगा, जरा वो बात कर लेते हैं जी, लॉस क्या होगा उसकी बात करते हैं। अभी जस्ट एक ट्रेनिंग एग्जांपल की है बात, बड़ी तवज्जो से प्लीज। हमें सिंपल क्या करना है, सादा
फंक्शन पता क्या हो सकता है, लॉस फंक्शन क्या हो सकता है? देखें, ये आपका लेबल था उस केस के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट है, सही है। फर्ज किया इस मॉडल ने कोई प्रिडिक्ट किया ये लेबल, ऐसे कोई लेबल इसने प्रिडिक्ट किया होगा, ठीक है। वाई हैड इसने क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। यहाँ कोई वैल्यूज होंगी 8, सही है। अब देखने की बात क्या, आपने क्या करना है, देखें बड़ी तवज्जो से। अगर है ना आपका लेबल y1 या जिसे मैंने कहा PC, उसके अंदर पड़ी है ना वैल्यू 1, तो फिर पता क्या करने की जरूरत है, इफ दिस देन ये करने की जरूरत है क्या, सादा सा फंक्शन मैंने लिख दिया है, कॉस्ट फंक्शन। क्या, जो प्रेडिक्शन हुई है ना 8 की वैल्यू, उनको लेबल से क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें और स्क्वायर ले लें। अगर y इज इक्वल टू, अगर इसकी पहली वैल्यू प्रेडिक्शन की सॉरी आपके लेबल की पहली वैल्यू क्या है, 1 है, देन ये आपने कंपैरिजन करना है। लेकिन अगर एल्स पार्ट क्या है, एल्स सॉरी ये इफ एल्स जरा थोड़े से इंडेंटेशन की गलती हो गई है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप समझ गए बात, ठीक है। एल्स पार्ट क्या होगा, एल्स क्या है, एल्स लॉस कैसे कंप्यूट करेंगे जी, क्या करेंगे जी शाबाश, y1 माइनस y1 हैड का स्क्वायर, बाकी टर्म को देखने की भी जरूरत नहीं, इसलिए मैंने कहा था यहां डोंट केयर लिखते हैं आप, गार्बेज वैल्यू है, बाकी इनको देखना ही नहीं है। ये बात समझ आई। अच्छा, ये सिंपल फंक्शन मैंने लिखा है, लेकिन अगर आप चाहें कि आपने जो मीन स्क्वायर एरर फंक्शन टाइप की चीज दिखती है, ये ना लिखें, बल्कि क्या लिखें, जो आप पहले करते रहे। क्या मतलब, पहले यूनिट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करें जी शाबाश बताएं, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, शाबाश। इन 4 वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन यूज करें जो रिग्रेस कर रही है, मीन स्क्वायर एरर, शाबाश। और इन 3 वैल्यू के लिए जी क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है, समझ आई बात। तो जनरली लोग ऐसे ही करते हैं जैसे भी आप बता रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये बात हो गई। अच्छा जी, अगली बात, एक कुछ बातें हम लैंडमार्क्स के बारे में कुछ बातें कर, ये बात समझ आई, कोई सवाल इस हवाले से, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें ना लैंडमार्क्स ही कर लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ विजुअली आपको मैंने दिखाना ही है चीज़ें, वो अगली क्लास के अंदर हम देख लेंगे। अच्छा जी, लैंडमार्क्स की बात, लैंडमार्क्स अभी हमने कर्नल के कॉन्टेक्स्ट में देखा और यहाँ पे भी, ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, दीज आर द लैंडमार्क्स, ठीक है। तो अच्छा चलें, ये बात ना विजुअली कुछ दिखाना है, चलें यही ख़त्म करते हैं, अगली क्लास यहीं से शुरू करेंगे। मैं कुछ पिक्टोरिकली आपको दिखाना चाह रहा हूँ, तो अभी मुमकिन नहीं है, तो अगली क्लास में इंशाल्लाह शुरू करेंगे, ठीक है, चलें।